मैं विशाल भारती आप सबका मिशन कैंपस स्वागत करता हूं। वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप सोशियोलॉजी से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे हो गया आपका नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, बिहार पीजीटी, जीआरसी प्रवक्ता और पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट लिए हैं तो उनके लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और बिहार में जो फेज 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, जो पीजीटी एग्ज़ाम देना चाहते हैं सोशियोलॉजी से, उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो मैं इतना इसको विधिवत पे मतलब बनाया हूँ इसको पेपर को, ताकि आप देखें तो आपको पता लगे कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको 12 पार्ट बनाने का प्रयास करूँगा। अगर 10-12 पार्ट आपने देख लिया तो पक्का आपके एग्ज़ाम में 50% हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, युद्ध के अस्त्र के रूप में प्रचार अणुबम से भी अधिक घातक होता है तथा यह शांति के मंत्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अधिक प्रभावपूर्ण होता है। यह विचार किसका, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब है क्रेच तथा क्रेचफील्ड का। क्रेच तथा क्रेचफील्ड का। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संपत्ति चोरी है इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन हैं? संपत्ति चोरी है इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन हैं? इसका सही जवाब है प्रूधो। कौन है? प्रूधो। क्लियर? तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक होता है? किसने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक होता है? तो ये कहा था अरस्तु ने। कौन कहा था? अरस्तु ने। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने जैविकी असमानता को प्राकृतिक अथवा शारीरिक के रूप में संदर्भित किया है? किसने जैविकी असमानता को प्राकृतिक अथवा शारीरिक के रूप में संदर्भित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूसो। क्या हो जाएगा? रूसो। ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति जो पूर्णतः पथभ्रष्ट होता है वह कैसा होता है? एक व्यक्ति जो पूर्णतः पथभ्रष्ट होता है वह होता है समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है। क्या करता है वो? समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है, मतलब समाज में उसको परेशानी होती है। राइट? तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सुमेलित है सूची 1 सूची 2 अवधारणा और कारक। विकास परिवर्तन प्लस आर्थिक वृद्धि। क्लियर? प्रगति परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा। उद्विकास परिवर्तन प्लस दिशा। अनुकूलन परिवर्तन प्लस नियत परिस्थिति। क्लियर? चारों का चारों सही है। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है? किसने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है? तो इसका सही जवाब है मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया था, मतलब किस तारीख को किया गया था? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम का गठन किया गया था 13 जनवरी 1992 को। 13 जनवरी 1992 को किया गया था, गठन किया गया था। लागू तो ये 93 में हुआ था। क्लियर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मनरेगा से क्या आशय है? मनरेगा से क्या आशय है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा से क्या आशय है? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन तक का अकुशल हाथों से किया जाने वाला कार्य उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना। उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 2004 में। क्लियर? तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्र के संदर्भ में किसने परिभाषित किया था?
सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्र के संदर्भ में किसने परिभाषित किया था? गर्थ एवं मिल्स ने। कौन किया था? गर्थ एवं मिल्स ने। सही जवाब हो जाएगा इसका सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक घटना की नाडेल की अवधारणा 3 मानदंडों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन एक उसकी सूची में सम्मिलित नहीं है? कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? मतलब कहने का कि सामाजिक घटना की नाडेल की अवधारणा 3 मानदंडों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन एक उसकी सूची में सम्मिलित नहीं है? सामाजिक घटनाओं की विशिष्टता इसमें शामिल नहीं है। क्लियर? इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है? इसका सही जवाब हो जाएगा एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संरचनाकरण सिद्धांत का प्रस्थापक है? निम्नलिखित में से कौन संरचनाकरण सिद्धांत का प्रस्थापक है? एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समय एवं स्थान को सामाजिक जीवन के नए सिरे से परिभाषित किया है तथा इसके लिए समय स्थान दूरीकरण अवधारणा का प्रयोग किया है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समय एवं स्थान को सामाजिक जीवन में नए सिरे से परिभाषित किया है तथा इसके लिए समय स्थान दूरीकरण अवधारणा का प्रयोग किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंथनी गिडेंस। एंथनी गिडेंस सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? किसने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? इसको भी एंथनी गिडेंस ने कहा था। कौन कहा था? एंथनी गिडेंस। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसका मत है कि संपर्क और संचार सामाजिक अंतःक्रिया की दो मुख्य शर्तें हैं? किसका मत है कि संपर्क और संचार सामाजिक अंतःक्रिया की दो मुख्य शर्तें हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा पार्क एवं बर्गेस। पार्क एवं बर्गेस। क्लियर? तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा पियरे बोर्दियू। पियरे बोर्दियू। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है पोलिश कृषकों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया? पोलिश कृषकों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? थॉमस और नैनकी। किसके द्वारा किया गया था? थॉमस और नैनकी। क्लियर? तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें मैं शुद्धता 100% लाने का प्रयास किया हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन गलत आपको ना बताया जाए। क्लियर? और बाकी तो और जगह भी देखा जाता है कहीं कहीं गलत भी लोग उसका आंसर दे देते हैं, तो इसलिए मैं इसको 100% मतलब शुद्ध बताने का प्रयास इसमें किया हूँ। क्लियर? ताकि एक भी क्वेश्चन आपका कहीं से गलत ना हो, नहीं तो 1 नंबर आपका कहीं से गलत हो जाएगा तो आपकी मेरिट से आप बाहर हो जाएंगे, बहुत समस्या खड़ी हो सकती है। क्लियर? मैं इसको ध्यान में अपने अकॉर्डिंग में रख के इस क्वेश्चन को मतलब इसको कंप्लीट करवाता हूँ। राइट? किसने चिपको आंदोलन का व्यापक अध्ययन किया है? किसने चिपको आंदोलन का व्यापक अध्ययन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र गुहा। कौन? क्या हो जाएगा? रामचंद्र गुहा। क्लियर? सोरोकिन ने संबंधों के 3 प्रकारों में विभक्त किया है। सोरोकिन ने संबंधों को 3 प्रकारों में विभक्त किया है, निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में सम्मिलित नहीं है? पारिवारिक संबंध, संविदात्मक संबंध, ऐच्छिक संबंध, अनिवार्य संबंध। तो इसमें आपका ऐच्छिक संबंध शामिल नहीं होगा सोरोकिन, बाकी तीनों हैं। क्लियर? इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। क्लियर? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। क्लियर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना और अस्पृश्यों के अधिकार दिलाने के प्रयास किए? किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और अस्पृश्यों को अधिकार दिलाने के प्रयास किए? तो ज्योतिबा राव फूले ने किया था। क्लियर? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा।
सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा कब की गई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी, मतलब किस सन में? वर्ष 1873 ईस्वी में। वर्ष 1873 ईस्वी में। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले ने। क्लियर? तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के नेता थे? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के नेता थे? तो ई.बी. रामास्वामी नायकर। ई.बी. रामास्वामी नायकर। क्लियर? तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? अनुशासन, मतलब अनुशासन। अनुशासन उत्तरदायी है। क्लियर? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए.आर. देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा किससे प्रेरित है? ए.आर. देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा किससे प्रेरित है? ई.एच. कार से। ए.आर. देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा किससे प्रेरित है? ई.एच. कार से। ई.एच. कार से। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक व्यवस्था की इकाइयां इंगित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक व्यवस्था की इकाइयां इंगित करता है? क्रिया, कर्ता, भूमिका और परिस्थिति, उपरोक्त सभी। क्लियर? इस तरह कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्सन्स के अनुसार इनमें से क्या समाज व्यवस्था की प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता नहीं है? पार्सन्स के अनुसार इनमें से क्या समाज व्यवस्था की प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता नहीं है? सामाजिक पृथकता। क्या नहीं है? सामाजिक पृथकता नहीं है। क्लियर? तो इस तरह से हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संप्रदायवाद की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संप्रदायवाद की नहीं है? राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना से संप्रदायवाद नहीं होता है, बाकी श्रेष्ठता की भावना से होती है संप्रदायवाद। अघृणा की भावना से तो जाहिर से है बात होना है, अलगाव की भावना से 100% होना है। तो राष्ट्रीयता की भावना से संप्रदायवाद की विशेषता नहीं होती है। क्लियर? इस तरह हम इसको कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं होता? संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं होता? सहिष्णुता। सहिष्णुता नहीं होती, बाकी पूर्वाग्रह होता है, असुरक्षा होता है, तनाव होता है। राइट? इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है? नगरवाद जो है वो चुनौती नहीं है, बाकी जातिवाद है, सांप्रदायिकतावाद है, क्षेत्रवाद है। क्लियर? तो इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता क्या है, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज सांप्रदायिकता, क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने जातीय समूह एवं धर्म के प्रति निष्ठा की भावना रखना, यही सांप्रदायिकता है। मतलब अपने विशेष जात के पक्ष लेना। क्लियर? तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कारक जातिवाद के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्न में से कौन सा कारक जातिवाद के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो अंतरजातीय विवाह जब रहेगा तो जातिवाद होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। पारंपरिक व्यवसाय ये तो है जातिवाद। जातिगत प्रतिष्ठा में विश्वास ये भी है उत्तरदायी जातिवाद का। जातीय संगठन बनाएंगे तब पर भी जातिवाद का उत्तरदायित्व बनेगा, लेकिन अंतरजातीय विवाह जब करेंगे तो जातिवाद होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। राइट? इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। क्लियर? निम्नांकित में से कौन सा भारत में क्षेत्रवाद को जन्म देने वाला कारक है? निम्नांकित में से कौन सा भारत में क्षेत्रवाद को जन्म देने वाला कारक है? तो क्षेत्रीय संस्कृति को श्रेष्ठ बनाना, शिक्षा का विस्तार, ये क्षेत्रवाद नहीं फैलाता। बेकारी की समस्या है तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। तो क्षेत्रीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, यही आपका क्षेत्रवाद को जन्म देने वाला कारक है। राइट? इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा कारक भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी नहीं है? भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा नियम कानूनों के संबंध में पूर्ण जानकारी। जाहिर सी बात है,
नियम कानून के संबंध में आप पूरी जानकारी रखेंगे तो भ्रष्टाचार होने का कोई सवाल नहीं बनता है। स्वार्थ की पूर्ति होना है, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होना ही है, उच्च अधिकारियों का सहयोग ये भी होना है। राइट, इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं होता है। सहिष्णुता नहीं होता है, पूर्वाग्रह, तनाव, असुरक्षा होता है लेकिन सहिष्णुता नहीं होता है। क्लियर। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है। भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका सही जवाब है आर्थिक। क्या है, आर्थिक है। क्लियर। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो कहाँ 40 नंबर था इस पे, थोड़ा बैक हो गया है वीडियो। तो 40 नंबर तो क्या था इसका, भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है। भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण क्या है, आर्थिक है। क्लियर। इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। क्लियर। अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें घटना का दोष सिद्धि से कोई संबंध ना हो। अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें घटना का दोष सिद्धि से कोई संबंध ही नहीं हो, वही है अंधविश्वास। राइट। इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने परिभाषित किया है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। किसने परिभाषित किया है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है। कौन कहा था इसको, इलियट व मैरिल ने। इलियट व मैरिल ने। राइट। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से दुर्बल वर्ग कौन सी है। निम्न में से दुर्बल वर्ग कौन नहीं है। निम्न में से दुर्बल वर्ग कौन नहीं है। लघु सीमांत किसान जो है वह दुर्लभ वर्ग में नहीं आता है, बाकी सभी आते हैं। अनुसूचित जाति आएगा, अनुसूचित जनजाति आएगी, औद्योगिक श्रमिक आएंगे, लेकिन दुर्बल वर्ग कौन नहीं है, लघु सीमांत किसान नहीं है। राइट। इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया। भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डैनियल थार्नर। डैनियल थार्नर। क्लियर। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान की तरह जादू में, विज्ञान की तरह जादू में एक मौलिक कारणबद्धता अभिगृहित रहती है। विज्ञान की तरह जादू में, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। मतलब कहने का कि एक मौलिक कारणबद्धता अभिगृहित रहती है। राइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जादू विज्ञान की दोगली बहन है, या किसने कहा था। जादू विज्ञान की दोगली बहन है, यह किसने कहा था। यह कहा था फ्रेजर ने। राइट। कौन कहा था, फ्रेजर ने। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेलिनोव्स्की के अनुसार सोरसरी क्या है। मेलिनोव्स्की के अनुसार सोरसरी क्या है। तो यह एक प्रकार का काला जादू है। मेलिनोव्स्की के अनुसार सोरसरी क्या है, एक काला जादू है। राइट। इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसी जादुई क्रियाएं जिनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना होता है उस जादू का नाम क्या है। ऐसी जादुई क्रियाएं जिनका उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना होता है उस जादू का नाम क्या है। तो इसका जादू का नाम है काला जादू। क्या है, काला जादू। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट आज का क्वेश्चन है निम्न में से किसने जादू को विज्ञान की अमान्य बहन कहा है। निम्न में से किसने जादू को विज्ञान की अमान्य बहन कहा है। तो फ्रेजर ने कहा है। कौन कहा है, फ्रेजर ने। राइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये सवाल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जनांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
कौन सी संस्था भारत को जनांकी के अध्ययन एवं सहायता प्रदान कर रही है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष। ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों सही है। इस तरह हम कह सकते हैं कि डी इज़ द राइट आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। तो क्लास जैसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने जान पहचान के लोगों के पास अगर वीडियो को भेज देंगे तो अगर सोशलॉजी संबंधित तो अगर परीक्षा दे रहे हैं, चाहे बीए में हो चाहे इंटर में हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सोशलॉजी अगर अगस्त कामटे 11 में 12th में है, बीए एमए में है, तो कंपटीशन में भी आएंगे। इसलिए जितना भी एग्जाम में अगर कोई भी बैठना चाह रहा है सोशलॉजी से, तो सभी के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। तो बाकी आप लोग खुद एक्टिव ही हैं। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।